हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। रिवीजन क्लास है, आप क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। टिश्यू टिश्यू की अगर हम स्टडी की बात करें, हम स्टडी को क्या बोलते हैं? टिश्यू की हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। यहाँ पे दो तरीके के टिश्यू पढ़ने हैं हमें, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू को है हमने इनिशियली चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। अभी इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, ये शेप देख सकते हो आप? शेप देख पा रहे हैं यहाँ पे? पहली वाली जो है आपकी, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो है आपका, ये कनेक्टिव टिश्यू है। आप इधर देख रहे हैं स्पिंडल टाइप की आपकी शेप बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहली वाली जो मैंने बताई टिश्यू है, आप इनकी शेप देखें, पॉलीगनल टाइप है। पॉलीगनल टाइप है। ये क्या होती है? इक्वली अरेंज होती है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल कनेक्टेड टाइप से। और ये वाला आप देख रहे हैं, ये आपका मस्कुलर टिश्यू है। टिश्यू में आप देख रहे हैं बहुत सारी मसल्स हैं और आपको कुछ लाइन लाइन से लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसको अलग से जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ मैं आपको। फिर आपका ये लास्ट वाला जो है, ये आपका नर्वस टिश्यू है। इसे भी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी आप इनकी इमेज देख लें। कनेक्टिव टिश्यू को आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आप एपिथेलियल को इस तरीके से, नर्वस को और मसल्स को इस तरीके से। इसके ब्रीफ स्ट्रक्चर आप थोड़ी देर में देखेंगे। इसमें हमने ना पहला वाला जो पढ़ना है, ये स्क्वैमस है। पहले वाला क्या है आपका? स्क्वैमस एपिथेलियल है। और ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होता है। जैसे एक ये टाइल है, इसके एडजेसेंट दूसरी टाइल होगी, इसके एडजेसेंट तीसरी, चौथी, पांचवी। इस तरीके से आपकी टाइल्स अरेंज होती है। और टाइल की तरह अरेंजमेंट होने के कारण इन्हें पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। टाइल के साथ, टाइल की तरह अरेंजमेंट होने के कारण इन्हें पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है या पेवमेंट टिश्यू भी बोला जाता है। अब इसको हमने दो टाइप से पढ़ना है। दो तरीके होते हैं। एक सिंपल, सिंपल यानी कि एक सिंगल लेयर। सिंपल यानी कि एक सिंगल लेयर होगी आपकी। जैसे ये सेल है, इस तरीके से। क्या आपको ये जो मैंने लिखे हुए बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं है? दिखाई दे रहे हैं? वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। तो जो ये सेल है, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने इधर। इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इस मेम्ब्रेन को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अगर ये सिंगल लेयर है तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अगर इसकी मल्टीपल लेयर्स है, इसके ऊपर एक और लेयर है ना, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। या दो, तीन, चार इस तरीके से लेयर हो सकती है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपसे पेवमेंट मेम्ब्रेन बोल दे या पेवमेंट टिश्यू बोल दे, तो आपको समझ जाना है कि हम किस टिश्यू की बात कर रहे हैं, स्क्वैमस टिश्यू की ही बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है? देखो, ये बहुत पतली लेयर है। पतली लेयर होने के कारण इसमें क्या होता है आपका, कोई भी चीज एक लेयर से दूसरी लेयर में आसानी से जा सकती है। जैसे कि एक दुपट्टा मानते हैं हम, दुपट्टे के आर पार अगर हम पानी को डालेंगे, एक हम दुपट्टा लेते हैं, उसके आर पार अगर मैं पानी को डालने की कोशिश करूंगी, वो इजिली नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। जबकि मैं दूसरा कुछ एक और ऑब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे कि कोई चद्दर टाइप से ले लूं, भले ही वो कपड़ा लेकिन मोटा है,
भले ही वो कपड़ा है लेकिन मोटा है और उसके ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे पानी जाने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो आपकी स्क्वैमस सेल होती है ना, ये बहुत पतली सी लेयर होती है जिसकी वजह से इधर से इधर चीजें आराम से आ जा सकती है। इनफैक्ट जो एपिथेलियल सेल होती है ना आपकी, ये कंप्लीट ही ऐसी होती है जो बहुत पतली होती है। ट्रांसफर मटेरियल का ऊपर से नीचे उस लेयर के और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों डायरेक्शन में आसानी से हो सकता है। अब आपको पता है कि ट्रांसफर के लिए हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर सिलेक्टिव नहीं होंगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ एंटर कर सकता है और बाहर की चीजें तुरंत अंदर की चीजें तुरंत बाहर निकल जाएंगी और बाहर की चीजें अंदर आ जाएंगी। तो उस लेयर का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए ये सिलेक्टिव होती है ताकि जो रिक्वायरमेंट की चीजें हो वही बाहर या अंदर आ जा सके। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि वियर और टीयर को प्रिवेंट करती है, यानी कि देखो जो आपका बाहर वाला सरफेस है ये किस लिए हेल्प करता है। मानो किसी ने यहाँ पे इंजरी करने की कोशिश की, हिट किया, हिट करने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर तक हमारा हाथ नहीं जा पाता क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, ये लेयर है ना प्रोटेक्ट करती है कि अंदर तक कोई भी ऑब्जेक्ट एंटर ना कर सके। मानो इंसेक्ट यहाँ पे बैठ गया, मॉस्किटो यहाँ पे बैठ गया, तो वो तुरंत एकदम से एंटर नहीं कर पाता वहां पे। रीजन बीइंग कि ये प्रोटेक्ट करती है हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, अगर यहाँ पे इंजरी हो जाती है किसी रीजन से, आप गिर जाते, बहुत ज्यादा जर्क लगता है आपको, किसी चीज के सरफेस से आप टकरा के चले जाते हैं, आपकी स्किन फ्रैक्चर हो जाती है, उसके कारण आपकी ये जो स्क्वैमस सेल है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसे दोबारा से रिपेयर करने का काम, एपिथेलियल टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम किसका होगा, आपका स्क्वैमस सेल्स का होगा। ठीक है, फिर आपकी क्यूबॉइडल सेल आती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता चल रहा है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, और इधर आप देख रहे हो कॉलमनर, कॉलम मतलब कॉलम, कॉलम यानी कि पिलर, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, ये डॉट जो है ये न्यूक्लियस बना रही हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करेंगे ताकि मैं आपसे पूछ सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइडल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्यूबॉइडल टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका एक क्या है, ग्लैंडुलर और दूसरा है सीलिएटेड। ग्लैंडुलर और सीलिएटेड, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, कोई भी टिश्यू कैसे ग्लैंडुलर बनेगा। Is this visible to everyone? फोन नहीं करेंगे तो भाई मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। या तो चैट में रिस्पॉन्ड करो, कैमरा तो आप ऑन कर ही नहीं रहे हो, या फिर अनम्यूट करके एक सेकंड के लिए बोल सकते हैं आप। क्या आपको ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है जिसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल आपको दिखाई गई है सेल? यस मैम। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी एक लेयर है, मानो जो ये लेयर थी एकदम कंप्लीट लेयर थी सीधी। ठीक है, ये एक सिंगल लेयर थी क्योंकि ये जो एपिथेलियल सेल है वो सिंगल लेयर्ड होती है या फिर स्ट्रेटिफाइड होती है। यहाँ पे आपको ये सिंगल इनिशियली, ठीक है, अब ये इनिशियली जब सिंगल लेयर अंदर की तरफ इसने इन्वेजिनेट करना शुरू किया, अंदर की तरफ धसनी शुरू हो गई। आप देख रहे हो सभी में अंदर की तरफ जा रही है ये। अब अंदर जाके इसने क्या शेप ली, अंदर जाके इसने क्या शेप ली, या तो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना सकती है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, या फिर ये थोड़ा सा अपने यू शेप बना सकती है, या फिर ग्लोबुलर शेप बना सकती है, या फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर बना सकती है। किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर बनाए, कुल मिला के ये क्या कि यहाँ पे कुछ मटेरियल का सिंथेसिस होगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे कुछ क्या होगा, सिंथेसिस होगा, और सिंथेसाइज करके ये बाहर की तरफ निकाल देगी। बाहर की तरफ क्या है, आपकी कोई और लेयर हो सकती है, या ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी माउथ की कैविटी हो सकती है ना, तो वहां से ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, या फिर अगर मान लो स्लाइवरी ग्लैंड की बात, आपका ये बाहर माउथ की कैविटी में आ जाएगा।
स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन बन जाता है आपका। फिर क्या आगे आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड का क्या मतलब है, जैसे कि मानो सीलिया का मतलब होता है एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप ये ब्रश देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ना, ये ब्रसल्स जो है ये सीलिया लाइक है। सीलिया हालांकि इससे भी बहुत पतले होते हैं, बहुत ज्यादा पतले। आप जैसे देख सकते हो कि आपकी जो स्किन होती है उसके सरफेस पे भी आपको कई बार सीलिया मिलते हैं। हम इमेजिन करते हैं ये सीलिया, जैसे मैं इसको इधर प्रेस कर रही हूँ, ऐसे सही दिखाई दे, इधर प्रेस कर रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस साइड जा रहे हैं, इस साइड मूवमेंट हो रही है। तो सीलिया की मूवमेंट कुछ इसी तरीके से होती है, जैसे एक लेयर आपको तीन लेयर दिखाई दे रही है इसमें, 3 4, ठीक है। अब अगर इधर से कोई प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से ये सीलिया किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है तो सीलिया आगे की तरफ यूं जा रहे हैं, और देखो पीछे वाले वापिस आ जाते हैं, पीछे वाले अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, ये वाले सीलिया जो है अगर इनके ऊपर से कोई मूवमेंट होगी तो ये आगे की तरफ जाकर पीछे वाले तुरंत अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर, जो इनिशियली यहाँ पे रखा गया था ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेयर पे, अब जब इसने प्रेशर लगाया ये आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सीलिया थोड़ा बैंड होता है, सीलिया थोड़ा बैंड होता है, लेकिन दोबारा वो अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है वापस। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से ये सीलिया मूवमेंट कराता है। कभी ये आपका इसमें हो सकता है क्यूबॉइडल में हो सकता है, या फिर आपका कोलिमिनर सेल्स में हो सकता है। इसमें आपके आते हैं जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है आपकी बक्कल कैविटी, यहाँ पे इसोफेगस, फिर आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन होगी, और फिर आपके रेक्टम तक का पार्ट आपका जीआईटी में आता है। यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है, इमेजिन करो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर वाटर का फ्लो आ रहा है, वाटर का फ्लो आ रहा है, लेकिन आप उसे कभी कभी बीच बीच में से प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के कारण क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आगे भी जहां पे आपने प्रेस नहीं किया वहां पे भी पाइप कभी श्रिंक होता है, कभी स्वेल होता है, कभी श्रिंक होता है, कभी स्वेल होता है। ऐसे तरीके की जो मूवमेंट होती है कि एक बार स्वेल हो जाना और एक बार श्रिंक हो जाना, ये क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। तो जो आपका ये क्या होता है, जीआईटी में होता है, इस तरीके की मूवमेंट होती है, और वहां पे जो ये सीलिया होते हैं वो भी उस फूड को आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। अब जीआईटी में क्या जाएगा, आप जो खाना खाएंगे वही जाएगा, पानी पिएंगे वही जाएगा, तो उस खाने को अंदर की तरफ नीचे 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 ले जाने का काम सीलिया का होता है, और साथ में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। ऊपर वाले में ग्लैंड यहाँ भी हो सकती है, ग्लैंड और यहाँ भी हो सकती है, यानी कि अगर ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल सेल है, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल सेल है तो वो आपकी जनरली किडनी में पाई जाएंगी। थायराइड ग्लैंड ये जो होती है ना आपकी थायराइड वेसल्स जो होते हैं यहाँ पे, उनमें पाई जाएंगी। यहाँ पे ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है, आपने जैसे टीवी में भी देखा होगा कई बार, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है, क्योंकि जो ये ग्लैंड होती है ये हार्मोन बनाती है थायराइड, है ना। तो वहां पे वेसल्स जो होती है वो उस हार्मोन को बाहर निकालने का जो काम करती है, ग्लैंड्स जो होती है उस हार्मोन को वेसल्स के थ्रू क्या करती है, बाहर निकालती है। यहाँ पे आपकी ग्लैंडुलर हो सकती है, यहाँ पे भी जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड हो गई, है ना। तो ये बेसिकली आप कुल मिला के देखेंगे जो एपिथेलियल सेल है वहां पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम होगा, क्योंकि पहली वाली लेयर में भी इसने प्रोटेक्ट करने का काम किया था। जो एपिथेलियल सेल है ये आपका क्या क्या फंक्शन कर सकता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इमेज के थ्रू। देखो यहाँ, देखो ये आपकी एक लेयर है जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर है। अब ये क्या कर रहा है, इसके नीचे बहुत सारी आप लेयर्स देख रहे हो, है ना। तो ये स्ट्रेटिफाइड सेल्स बन गई, कौन सी टिश्यू बन गया, कौन सा टिश्यू बन गया, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू बन गया। एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर क्या करता है, अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी बॉडी
में 70% तो वाटर ही होता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सारा पानी ऐसे बाहर आ जाए, जब मन करे उसका यहाँ से चले और यहाँ पे आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे तो ड्राई हो जाएगी। तो उस चीज के लिए यहाँ पे एक लेयर लगी हुई है जिसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये यहाँ से जाता जरूर है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है, वहां से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में ज्यादा वाटर का लॉस ना हो। दूसरा, मैकेनिकल डैमेज, यानी कि कुछ चीजें एकदम से बाहरी बाहरी से ऑब्जेक्ट आके आपकी स्किन पे टच होगी किसी भी पार्ट पे, तो क्या होता है, ये अंदर की तरफ धंस जाती है, बजाय कि उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट अंदर जाने के। मतलब ये प्रोटेक्ट कर रही है कि हमारी स्किन को पूरा क्या है, इंजर्ड नहीं करती। अगर हल्का फुल्का प्रेशर है तो उसे टॉलरेट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेशर अगर बहुत ही ज्यादा है तो कंडीशन क्या होती है आपकी, दूसरी हो जाती है। फिर आगे कोई इंसेक्ट आ रहा है, जैसे कि ये आ गया है आपका कॉकरोच, है ना, ये आ गया इधर आपका स्पाइडर, है ना। ये क्या आते हैं, स्किन के पास आते हैं। और क्या ऐसा होता है कि स्किन के पास कॉकरोच आते हैं एकदम से आपकी स्किन में घुस गया? ऐसा नहीं होता। रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे आप क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। फिर आपके लंग्स की बात करें, जहां पे आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ये आपके लंग्स है, पहले आप जो देख रहे हो ना, ये आपके लंग्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन आई थी, माउथ से ली थी ऑक्सीजन आई, जो कि इस साइड आ गई, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो चूज ने यूज कर ली थी, उस ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, उससे कहाँ चली जाती है, अंदर की साइड चली जाती है लंग्स में। और लंग्स से CO2 फिर क्या कहाँ आ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन जो अंदर की तरफ ऑक्सीजन गई है, अंदर की तरफ ऑक्सीजन गई है, और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं। ये इंटरचेंज इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पतली सी लेयर है, जिसे कि आप क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपका ब्लड वेसल्स जो है आपकी, ये वाली देखो, यहाँ पे भी आपका मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे CO2 और O2 का एक्सचेंज हो सकता है, या फिर किसी और मॉलिक्यूल का आयंस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। फिर ऊपर हैं, ये आपका एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है इधर। एब्जॉर्प्शन यानी कि आपकी GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल टिश्यू है आपके। और यहाँ पे आप देख रहे हो है, ये थोड़ा जिग जैग टाइप से है, उबड़ खाबड़ इस तरीके से बने हुए हैं। दोबारा से नोटिस करेंगे, खाबड़ है। ये बेसिकली किस लिए होते हैं, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होते हैं। यहाँ से क्या होता है, मटेरियल फिर बाहर की तरफ आता है और ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब फिर इधर देखेंगे, ये आप एक साइड आपकी क्या है, ये आपको ज्यादा डीप हो जाएगा। आप ये समझो, यहाँ पे आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे आपका जो यूरिन फिल्टर होता है वो वाला ऑर्गन है। यहाँ से मटेरियल को ब्लड वेसल्स में पहुंचाना या ब्लड वेसल्स से इधर लेके आना, ये भी किस कारण से हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। फिर आपका ये सिक्रीशन वाला, ये ग्लैंड बनी हुई है, जो मैंने आपको दिखाया था कि ग्लैंड कैसे बनती है। ये लेयर है, इधर से एक कंप्लीट जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, और यहाँ से एक क्या रह जाती है, ओपनिंग रह जाती है, जिससे क्या है, सिक्रीशन बाहर की तरफ हो पाता है। हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। झूठ मूठ तो वाला यस मैम है या सही वाला यस मैम है? मैम सही वाला। अच्छा ठीक, तो आगे कंटिन्यू करें। क्लास में ज्यादा अच्छा करा देते हैं या यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है इमेजेस पे? मैम यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, मतलब इमेजेस की हेल्प लूं मैं, है? चलो, ये आपका हो गया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं।
ये हमें बेसिकली एपिथेलियल सेल हमारी पतली लेयर होती है जिसके कारण क्या होता है, डिफ्यूजन हो पाता है या फिर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो पाता है तभी एब्जॉर्प्शन हो पाता है, और एब्जॉर्प्शन हो पाता है तो सिक्रीशन भी इसी वजह से हो पाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो बाहर वाली, जैसे ये हमारी क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल थी, जीआईटी जो मैंने बोला था, उससे खाना हमने लिया और उससे खाने को एब्जॉर्ब कर लिया गया, उससे खाने को एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो वो पतली लेयर थी, इसी वजह से हो पाया, है ना। फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, वो भी इसी वजह से हो पाया क्योंकि वो पतली सी लेयर थी। और जो किडनी में फिल्टर हो पाया वाला सरफेस थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए ये वियर एंड टियर से बच जाता है कि एकदम से कुछ हल्के फुल्की चीज लगते, इतना कोई नाजुक बच्चा नहीं होता कि हल्का सा लग गया और उसके खून बहने लग गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे एपिथेलियल लेयर बोला जाता है। फिर हमारा सेकंड आता है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बेटा माइक यूज करें, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ही माइक अनम्यूट करें, अदरवाइज माइक म्यूट रखें अपना। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू होता है। एरियोलर टिश्यू क्या होता है कि एयर से रिलेट करेंगे, एयर एयर जहां पे प्रेजेंट होगी, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स में जहां पे आपको कैविटी दिखाई देती है वहां पे एयर प्रेजेंट होती है। ये क्या करता है, दो ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से वो टकराए ना, एक दूसरे से वो क्या है, टकराए ना, इस चीज का ध्यान रखता। अगर बाई चांस टकराते भी है तो देखो, एक तो हम बिल्कुल हाथों को सटा के ऐसे 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 रब करें, है ना, थोड़ी देर में हाथ हमारे क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, है ना। अगर मैं दीवार से अपने हाथ को ऐसे घीसने लग जाऊं तो हो सकता है कि मेरे हाथों पे इंजरी भी हो जाए, क्योंकि वो साइड वाला सरफेस क्या है, हार्ड है। जबकि मैं एयर में इसे ऐसे ऐसे कर रही हूँ, बीच में कुछ तो है ना, यानी कि एयर है हमारी, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, क्या अब मुझे इंजरी होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, जिसके कारण फ्रिक्शन नहीं बन पाता और इंजरी के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो जो एरियोलर टिश्यू होता है ये सही होता है, जैसे मसल्स के बीच में पाया जाता है, स्किन के जो लेयर होती है उसके नीचे पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, और भी ऑर्गन्स जितने होते हैं आपके सभी में अप्रोक्सीमेटली ये पाया जाता है। फिर आपके एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का जो, जैसे ये मैंने आपको बताया था, बैली वाला जब फैट होता है वहां पे हमारे फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये इस कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे आपके कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। अब अगर अगर एक पतला इंसान है और एक मोटा सा इंसान है, जैसे कि एक मैं हूं और दूसरे अमित सर है, ठीक है, अगर हम दोनों नीचे गिरते हैं, अगर हम दोनों नीचे गिरते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बोन्स तक इंजरी किसको ज्यादा होगी, चैट में बताएं या फिर माइक अनम्यूट करके। आपको किसको, मैम आपको मुझे इंजरी आपको ज्यादा होगी। रीजन क्या है, क्योंकि मेरी जो एडिपोज टिश्यू है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आप जरा सा टच करके देखोगे तो यहाँ पे आपको हार्ड फील हो जाएंगे, और जैसे ही हाथ जो है सरफेस पे नीचे टकराएगा वो हार्ड सरफेस होगा, और इस एपिथेलियल सेल को क्या कर देगा, टिश्यू को क्या कर देगा, रफ कर देगा, और जो है बोन पे जाके सीधा इंजरी होगी। जबकि अमित सर की बात करें तो उनके तो हाथ भी मोटे मोटे होंगे, है ना, तो पहले तो स्किन पे ही लगेगी ना, उनकी जो मसल्स है वहां पे लगेगी, एडिपोज टिश्यू है वो उन पे लगेगी, वो उन्हें क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बोन तक इंजरी ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर आपका अगला आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में क्या होता है, आपके चार पार्ट्स होते हैं। स्केलेटल टिश्यू में आपके चार पार्ट होते हैं। एक तो आपकी बोन होती है जो कि आपका पूरा जो कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। अब जैसे ये मेरा यहाँ पे ये फील कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी बोन फील हो रही है, यहाँ पे भी हम फील करेंगे, बोन फील होती है हमें, यहाँ पे फील करेंगे, बोन फील होती है, हाथों में फील करो, बोन, पूरी बॉडी में बोन फील होती है। तो इससे हमें क्या होता है, पता चलता है कि ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है स्केलेटल टिश्यू क्या है, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे दो तरीके की, एक तो टेंडन पाया जाएगा, एक लिगामेंट पाया जाएगा। टेंडन क्या होते हैं, जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक बोन है और उसके साथ हमारी क्या है, ये मसल्स है, इन बोन को मसल से कनेक्ट। लिगामेंट की बात करें तो आपके यहाँ पे देखोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ एक दोनों चीजों को कनेक्ट कर
इन दोनों चीजों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यानी कि आपकी जो ये वाली बोन है और ये वाला जो बोन है, इसको यहाँ से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है ये क्या है आपके लिगामेंट्स है। फिर आपका बोन है, बोन क्या होती है आपकी, हार्ड होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है, और यहाँ पे एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसके बढ़ने से हार्ड होती है, जैसे कि ओसिन प्रोटीन बोला जाता है। अगला क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज आपकी कहाँ पाई जाती है, कान जो है आपके यहाँ पे आपकी कार्टिलेज पाई जाती है। नोज होता है ये बीच वाला जो एरिया, जो जिसकी वजह से हमारा नोज हल करेंगे, तो वो क्या होती है, कार्टिलेज होती है। वो कॉन्ड्रीन प्रोटीन की होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, और ये क्या होती है, हार्ड होती है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल में सबसे हार्ड होती है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल में हार्ड पूछ लिया जाए तो आपकी एनिमल होती है, जो कि आपके गम्स और टीथ के बीच में एक लेयर होती है, जो कि एकदम हार्ड प्लास्टिक जैसी सी कुछ होती है, वो इनऑर्गेनिक होती है। लेकिन ऑर्गेनिक की बात करें तो ये होती है, बोन होती है आपकी, ठीक है। फिर आपका फ्लूइड, फ्लूइड को वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। फ्लूइड को वेस्कुलर टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स में बह टिश्यू भी बोला जाता है। अब दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपका ब्लड होगा सिंपली, और लिम्फ होगा। लिम्फ क्या होता है, ये आपका व्हाइटिश या येलोइश हल्का सा है। जबकि ब्लड की बात करें तो आपका डिटेल में ब्लड ही दिया गया है। ब्लड में दो चीजें होती है, एक आपका होता है और दूसरा सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर यानी कि सेल से बने हुए पार्ट, और दूसरा आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लाइक चीज है। एक आपका क्या है, आपने वाटर बॉडी बनाई है अपने घर पे, स्विम, उसमें ज्यादातर पानी है, लेकिन आपने कुछ कुछ वहां पे अपने बेबी के लिए क्या डाले हुए, टॉयज डाले हुए, जिसमें वो पानी में बैठ के उसमें से खेल सके, ठीक है। तो ये समझो जो वो फ्लूइड है ना, वो 55% ब्लड में है। इसी तरीके से उसमें जो टॉय स्विम करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो आपके सेल्स हैं। अब ये सेल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका क्या हो सकता है, एरिथ्रोसाइट हो सकता है। एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड कलर वाला, एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। फिर दूसरा हो सकता है, ये ना रेड कलर का होता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर होता है। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या करती है, बाइंड करती है, और उस ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में क्या कराती है, सर्कुलेट कराती है, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे उसे पहुंच जाती है। फिर आपका आता है ल्यूको। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट कलर, या फिर ट्रांसपेरेंट, या फिर कलरलेस कह सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये आपकी 5 तरीके की होती है। इनके फंक्शन आपने नहीं पढ़ने, आपकी जो डायग्राम दी गई है वहां पे नाम दिए गए हैं, तो नाम देख लेंगे। मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल होते हैं, और क्या होते हैं आपके, न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपको कैसे दिखाई देगी। देखो, ये ना आपकी वेसल्स है, ये ब्लड की पाइप है, ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, लंबा सा बना हुआ, ये ब्लड वेसल्स है। अब ये हर जगह बॉडी में फैली रहती है। इसमें आप जो ये फ्लूइड देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड जो है आपका, ये क्या है, प्लाज्मा है। फिर आपको एक ये सेल दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी, लिम्फोसाइट। ये क्या है आपकी, लिम्फोसाइट। देखो, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में अंतर होता है, ये मैं आपको बोल रही हूँ। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट यानी कि जो आपकी WBC की क्या है, एक टाइप है। एक ये क्या है आपकी, न्यूट्रोफिल। ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की जो सेल दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, न्यूट्रोफिल है। फिर आपको ये दिखाई दे रहा है चूहे जैसा बना हुआ है, जिसपे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, ये आपकी क्या है, प्लेटलेट्स हैं। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसोफिल्स है, ये बेसोफिल्स है, और ये इओसिनोफिल है। आप है ना इनको देखो, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, हाँ मोनोसाइट, ये है ना। ये सेल की शेप भी अलग अलग है, क्योंकि इनके फंक्शन अलग होते हैं, तो इनकी शेप भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है उस अकॉर्डिंग। और फिर आप यहाँ पे देखो, अब दूसरा दिखाती हूं मैं आपको। है, ये 5 तो मैंने आपको दिखाई, 1 2 और एक 5।
ये आपकी WBC है। WBC का मतलब है आपकी ल्यूकोसाइट। WBC का मतलब क्या है आपकी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के अंदर जो एक सेल पाई जाती है टाइप, उसका नाम क्या है लिम्फोसाइट। उसका नाम क्या है लिम्फोसाइट है। फिर आपकी जो प्लेटलेट्स रह गई, जो ये वाली प्लेटलेट, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, फिक्स हो गया। इसमें प्लाज्मा पाया जाता है 55%। इसमें ये सारी सेल्स क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। ये हो गया ना सारा। हाँ, फिर यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, आपके 3 टाइप है। मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप है। एक स्केलेटल मसल है ना। इसी मसल को स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। स्ट्रेटिफाइड लेयर्स थी तो ये स्ट्रेटिफाइड थी। और पता है आपको क्यूबॉइडल सेल भी स्ट्रेटिफाइड हो सकती है। अगर क्यूबॉइडल सेल हो तो हम उसे भी क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। और कोलुमनर की बहुत सारी लेयर है तो हम इसे भी स्ट्रेटिफाइड बोल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या आपकी स्ट्रेटेड मसल्स है। और दूसरी आपकी क्या होती है, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स या फिर आपकी स्मूथ मसल्स। ये कुछ आपके स्पिंडल लाइक होती है, इस तरीके की शेप होती है। और ये वाली आपकी क्या होती है, डार्क और लाइट एक सिलेंड्रिकल फाइबर होता है जिसमें डार्क और लाइट की कलर के क्या पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। पैचेस नहीं, बैंड्स पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल है। और जबकि ये वाला है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ऐसे करके एक, यहाँ पे भी मानो फिर से ब्रांचेस निकल गई है ना। ये इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर एक पूरी लेयर की बात करूं तो एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पे इससे कनेक्ट करने वाली ब्रिज फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है। एक नहीं है, ये ब्रांच एक दूसरे के साथ है। लेकिन एक सेल की बात करें, एक टिश्यू की बात करें तो वहां पे एक ही आपको क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे आप, एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क और लाइट, डार्क और लाइट। इस तरीके के यहाँ पे भी आपको लाइट और डार्क बैंड, यहाँ पे भी लिखा लाइट और डार्क बैंड। सिलेंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप है। यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड है क्योंकि एक, अगर हम एक फाइबर की बात करें वहां पे एक ही न्यूक्लियस है। भले ही ब्रांचेस में बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन एक फाइबर की बात करें तो एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ये बात दोबारा से बोलती हूँ मैं। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप किस चीज का, जो मसल्स, जो आपकी बाइसेप्स होती है, यहाँ से मसल लगा लो। इनको आप है ना काम कराएंगे, काफी अच्छा काम कर देते हैं। जैसे मानो जो लोग खेतों में काम करते हैं तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद थक जाते हैं। वो एक बात बताओ, क्या अपनी मर्जी, ये मसल्स अपनी मर्जी से काम करते हैं या हमारे दिमाग की मर्जी से काम करते हैं? मैम हमारी मर्जी से, हमारी मर्जी से काम करते हैं, है ना। मसल का तो कभी मन नहीं करता ना, आज मेरे को गुलाब जामुन खाने हैं, आज मेरे को घूमने जाना है, कभी मन नहीं करता मसल्स का, है ना। तो वो क्या है, आपकी वॉलेंट्री होती है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग पे डिपेंड करती है, हमारी बिल के ऊपर है ना। और दूसरे जो ये नॉन स्टेटेड मसल्स होते हैं, ये आपकी जैसे यूट्रस में पाई जा सकती है, जो आपका लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आप क्या कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। रेगुलरली तो ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता होता, तो ये इनवॉलेंट्री होता है। इसे जब स्पेशल स्टिमुलस दिया जाता है तभी ही ये काम करता है। ये भी इनवॉलेंट्री होता है कि ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता। जब देखो, जब बेबी का ये टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है 9 मंथ का, आप चाहेंगे कि वो उसे अंदर ही रहे, तो क्या वो अंदर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उससे बाहर आ रहा है। यूट्रस अपनी मर्जी से क्या करने लग जाता है, यूट्रस अपनी मर्जी से करता है, हमारी मर्जी से नहीं। हमारा दिमाग चाह रहा है कि हम अभी डिलीवरी नहीं करना चाहते, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूट्रस की मसल्स है वो अपनी मर्जी से काम कर रही है। ये हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहा, इसलिए इनवॉलेंट्री। हमारी मर्जी से नहीं कर रहा, इसलिए क्या है, इनवॉलेंट्री है। ये जो हार्ट है, ये भी हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहा। जैसे मानो मेरे को आज थकाने में चाहती हूँ कि मेरा हार्ट काम ना करे ताकि मेरी एनर्जी बच जाए, तो
ये मैं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। उसका मन करेगा तो वो धड़केगा, उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं धड़केगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। और ये यूट्रस भी अपनी मर्जी से टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, इसीलिए ये भी इनवॉलेंट्री हुआ। लेकिन मैं चाहूंगी तो अपनी मसल्स को ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, जैसे मर्जी करूंगी, तो उससे क्या है, ये मसल्स क्या कहलाई, आपकी वॉलेंट्री कहलाई। ये मसल्स आपकी क्या कहलाएंगी, वॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगी। ये बेसिकली हमारी मर्जी पे डिपेंड है, मसल्स की खुद की मर्जी से नहीं लिया गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो है आपका नाम। अब क्या होता है यहाँ पे, जो आपका पहला वाला पार्ट होता है ये सीएनएस होता है। सीएनएस यानी दिखाई दे रहा है इधर, ये वाला जो है ये सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ना एक जो हमारा सिस्टम होता है उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं। नर्वस सिस्टम है ना, बेसिकली तो हमने नर्वस सिस्टम यहाँ पढ़ना है ना, नर्वस सिस्टम यहाँ पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके हार्ट में या यूट्रस में या फिर मसल्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाएगा, इस बात का ये मतलब नहीं है। नर्वस सिस्टम का काम है कि सिग्नल्स को पहुंचाना। तो एक सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी का सबसे सेंटर का पार्ट कौन सा है, ये वाला। अगर हम आगे से बात करें तो ये होता है, तो और हमें पीछे से बात करनी है, जो ये हमारी यहाँ पे जो आपको ये फील कर पाते हो, रीढ़ की हड्डी आप जिसे बोलते हो, जो आपकी स्पाइनल कोड है, ये आप इधर जो ये फील कर पाते हो, ये जो ये बोन है आपकी, ये यहाँ पे कौन सा सिस्टम पाया जाएगा, सीएनएस। और इसी से कनेक्टेड हमारा ब्रेन होता है, इसी बोन से कनेक्टेड हमारा क्या है, ब्रेन है। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ये भी किसमें पाया जाएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। और दूसरा क्या है, जो बाजू हो गई हमारी, है ना, लिम्स हो गई हमारी, या और बॉडी पार्ट्स हो गए, और बॉडी पार्ट हो गए, वो हमारे किस में पाए जाएंगे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। तो जो पहले वाला होता है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और ये बाकी के दोनों के पार्ट होंगे, ये क्या होंगे, आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के होंगे। ये बाकी के दोनों जो है ये आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के होंगे। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका ये नर्वस आ जाता है। एक बार मैं आपको इनके डायग्राम्स दिखाती हूँ तीनों के। देखो ये हमारी क्या है, बाइसेप्स है। बाइसेप्स को उठाया और यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारा कलर चेंज करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा बंडल बना हुआ है। अब इस बंडल में जो ये आप नीचे गोल 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 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये समझो ये जो ये बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर है ये भी इसी के अंदर धसा हुआ था। ये बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर था, जिसे हमने खींच के बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद हम इसमें देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। उसमें से एक फाइबर को खींच के हमने बाहर निकाला, और इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, उसमें से भी एक फाइबर को खींच के क्या करा, बाहर निकाला। जैसे कि आपकी जो सेल्फी स्टिक होती है, या फिर आपका कई बार वो होता है ट्राइपॉड, जिसको आप बड़ा करने के लिए खींचते जाते और सीढ़ी आती है एक, आपने देखी है नहीं, एल्यूमिनियम की सीढ़ी होती है। उसमें क्या होता है, वो अगर हम उसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो वो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे डलता चला जाता है। जबकि हम उसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारी सीढ़ी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर है कि एक बड़ा सा बंडल बना हुआ था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स थे। उसमें से एक को निकाला, उसमें भी बंडल था लेकिन हमें छोटा पतला फाइबर दिखाई दे रहा था। उस बंडल में से एक फाइबर निकाला, फिर उसमें भी बंडल थे और उस बंडल में भी एक फाइबर निकाला। अब इस फाइबर को निकाले हुए को हमने यहाँ पे देखा, पे नोटिस किया, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये डार्क और लाइट बैंड है। जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, क्या ये कलर विजिबल हो पा रहा है? यस मैम। देखो
ये जो है आपका ये क्या है, मसल्स क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, इस वजह से ये आपको डार्क बैंड दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक आपको ग्रीन, ये जो है रेड कलर का निशान दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, दूसरी आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही है। और जहां पे ये ब्लैक कलर की लाइन है, इसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगी, थोड़ा बड़ा करती हूँ, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको रेड वाली भी लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक वाली भी लाइन दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये बहुत डार्क एरिया हो जाता है। बहुत ज्यादा डार्क एरिया होने के कारण इसे बोला जाता है, इस वाले एरिया को डार्क बैंड बोला जाता है। और जो ये इधर वाला है, ये क्या रह जाएगा आपका, लाइट बैंड रह जाएंगे। ये आपका कौन सी मसल्स हैं आपकी, भाई ग्रुप पे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ना चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना, या फिर फोटो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी पिक्चर, आपको सारी लेबलिंग नहीं पढ़नी है, जितना मैंने बताया उतना ही ध्यान रखना है बस, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आपका जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में आपके स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। ये आपका बहुत सारे क्या है, स्पिंडल फाइबर हैं, और जो ये तो अलग अलग बना रखे ताकि आप इसे इजीली समझ पाओ, लेकिन असल में आपको ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ ओवरलैप है, लेकिन ये स्पिंडल 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 जैसी शेप है, वो सारी की सारी क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो कौन सी मसल्स होगी, स्पिंडल वाली, नॉन स्टेटेड मसल्स है। अरे भाई एग्जिट हो जाओ, क्या हो गया, विवेक डाउट है क्या आपको, हैंड रेस किया हुआ है। विवेक आपको कोई डाउट है क्या भाई, एक और दिखाते हैं हम आपको इमेज। ये आपकी कार्डियक मसल्स की है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका हार्ट है, इसके जो फाइबर है आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, कार्डियक मसल के फाइबर इस तरीके के दिखाई देंगे, इसमें से दो, ये एक फाइबर या दो फाइबर एक दूसरे से जो कनेक्ट है ये निकाल लिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ डार्क कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, देखो ये देखोगे, ये कुछ डार्क कलर की लाइंस दिखाई दे रही है आपको, और कुछ लाइट कलर की लाइंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ये डार्क होने का रीजन यही है कि मसल्स एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। और आप देख रहे हो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये एक पार्ट है, इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। ये इमेज वही गलत बनाई हुई है इन्होंने, ये न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये गलत बनाया हुआ है, इसको आप कंसिडर करना कि यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, ये भूल जाओ यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे। ये समझो इस सेल में यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, मानो ये न्यूक्लियस हमने मिटा दिए, नीचे भी एक ही न्यूक्लियस छोड़ते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। अगर हम कलेक्टिवली, अब तीनों की फोटो दिखाऊं मैं आपको, कलेक्टिवली आपको तीनों की फोटो कैसी नजर आएगी, देखो ये आपकी कार्डियक मसल है जो कि क्या है, ब्रांच्ड है, ये आपकी स्केलेटल मसल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपकी स्मूथ मसल है जो कि क्या है, स्पिंडल शेप है, ठीक है। इसकी मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, ये वाले की दिखा दी, स्केलेटल मसल की, बोन और कार्टिलेज, एरियल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इसका और दिखा देती हूँ बेटा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मैसेज डालें, क्योंकि ये मुझे ना शो होते हैं, माइंड डाइवर्ट होता है। अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप है, अगर आप आपस में बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्विट करके वहां पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपस में बात ना करें। अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लें। एक
पिक्चर आपकी रह गई। ये आप टिश्यू है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एडिपोज टिश्यू है आपका। वाला क्या है? एडिपोज टिश्यू है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये आपको ज्यादा मतलब क्लियरिटी के साथ नहीं दिया गया, लेकिन ये आपका एडिपोज टिश्यू है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज सिंपली आपका जैसा दिखाया गया कि कनेक्टेड है। फिर आपका इधर देखेंगे तो ये आपकी बोन की स्ट्रक्चर, बोन की सेल्स बनाई हुई है। बोन की सिंपल आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लड आपको सेल्स दिखा रखी है, जैसे कि हमने बाइलोब्ड सेल पढ़ी थी ना, जो डब्ल्यूबीसी की टाइप पढ़ी थी, अलग अलग बेसोफिल, वो दिखाई गई है इसके अंदर। फिर ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू है। आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, जो कि आपका नर्वस सिस्टम है, लास्ट पार्ट है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। ये आपकी नर्वस सिस्टम है, ठीक है। कौन कलरलेस क्यों है? विवेक, डू यू हैव एनी डाउट? चलो ये पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप भाई अपना म्यूट है, वरना मुझे बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपका, ये देखेंगे, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये आपकी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। जितनी ये ब्रांचेस निकली हुई है, ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। इस पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे, सेल बॉडी बोलेंगे। फिर आपकी ये यहाँ से आगे का जो स्ट्रक्चर है, इसे एक्सोन बोला जाता है, और इसके ऊपर एक क्या है, लेयर प्रेजेंट है, स्वान सेल की लेयर प्रेजेंट है। स्वान सेल इसे इंसुलेशन का काम करता है। यहाँ से आगे की तरफ डिलीवर किया जा रहा है, वो मैसेज जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, इसलिए ये क्या होती है, आपकी स्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, ताकि अंदर मैसेज है वो बाहर क्या ना हो जाए, लीक ना हो जाए। अगर ये अंदर से जो ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, बस इतनी सी होती तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है, इसकी बाहर की तरफ क्या हो जाती, कंज्यूम हो जाती। लेकिन इस पे एक कोटिंग है, जिसकी वजह से वो सिग्नल है डायरेक्टली जहां पे पहुंचाने होते हैं वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आपका एक्सोन टर्मिनल है, यहाँ पे वो सिग्नल आते हैं, क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जो उस मैसेज को, सिग्नल को कहाँ ले जाती है, दूसरी जगह। और जरूरी नहीं है हमेशा नर्व सेल स्ट्रक्चर की भी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आप क्या है, ओलिगोडेंड्राइट है। तो मतलब कि ये भी एक डेंड्राइट्स के टाइप होते हैं, जो यहाँ से डायरेक्ट मैसेज है। ये कुछ आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स हैं, ये अलग, ओलिगोडेंड्राइट्स के डेंड्राइट्स आपको अलग दिखाई दे देखेंगे तो आपके और भी तरीके की ये सेल पाई जा सकती है। जैसे कि एक सेल और दिखा है आपको, एक टाइप और दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको कितने डिफरेंट टाइप के, ये एक तरीके की सेल जो मैंने आपको दिखाई, दूसरे तरीके के सेल है ना। यहाँ पे एक साइड में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे ब्रांचेस है, सेल
एक्सॉन टर्मिनल, दोनों साइड ये मैसेज कन्वे करता है। और यहाँ पे आपकी सेल बॉडी एकदम साइड वाली जो आपकी एक्सॉन है, एक्सॉन के बीच में कहीं आप दिखाई गई है, दोनों साइड टर्मिनल आपके दिखाए गए हैं। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। आपका ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लो। समझ आ गया?